आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1946 के प्रांतीय चुनावों के विषय में। ये चुनाव किस कारण से हुए थे, किस तरह से ये चुनाव हुए और इन चुनावों का क्या परिणाम निकला, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये जो चुनाव हुआ था ना, जिसको 1946 के चुनाव के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था 1945 के आखिरी महीनों में शुरू हुआ था, जो कि 1946 तक चला था। तो इसको जो है क्या बोला जाता है, 1946 के चुनाव। तो ध्यान रखना है चुनाव कब हुआ था, तो 1945-46 के बीच जो सर्दियां पड़ी ना, उस समय ये चुनाव हुआ था। अब ये जो चुनाव थे ये प्रांतीय चुनाव थे और साथ ही साथ में केंद्र के लिए भी चुनाव हुए थे, लेकिन प्रांतीय चुनावों के लिए इसको अधिक याद रखा जाता है। तो किस तरह से ये चुनाव हुए उसको जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1945 के 15 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था वो जीतने वाली पार्टी में शामिल था। मतलब कि ब्रिटेन और उसके जो सहयोगी देश थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गए थे, लेकिन ब्रिटेन जीत करके भी उसकी हालत जो है काफी खराब हो चुकी थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर में ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रहा। पहले नहीं तो ब्रिटेन जो है महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस ये दो नए महाशक्ति के रूप में उभरे और जो ब्रिटेन है वो थोड़ा कमजोर हो गया। तो अब जो है ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका और रूस का भी दबाव था। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा की थी कि जो अमेरिका और रूस थे वो भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे, चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो। तो किस तरह से 1945-46 के चुनावों का वो मतलब एक तरह से माहौल तैयार हुआ, उस पर हम लोग आते हैं। तो देखिएगा, जुलाई 1945 ब्रिटेन में चुनाव होता है। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, रूढ़िवादी दल। लेकिन 1945 जुलाई 1945 में ब्रिटेन में जो चुनाव हुए तो लेबर पार्टी, जिसको आप मजदूर दल या फिर श्रमिक दल भी बोल सकते हैं, तो लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काफी बार आएगा। क्लीमेंट एटली ये जो है जुलाई 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। कब? 1945। और ये जो है 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। और इसी के समय क्लीमेंट एटली के प्रधानमंत्री रहते समय भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ये भी जो है काफी बार पूछा गया है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, प्रधानमंत्री कौन था? ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो जुलाई 1945 में चुनाव हुआ, नई सरकार बनी लेबर पार्टी के जरिए। तो ये जो लेबर पार्टी थी, मजदूर दल था ना, ये शुरू से ही भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखती आ रही है। ये जो लेबर पार्टी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी हो, या फिर ये लोग सत्ता में हो या ना हो, तो लेबर पार्टी का ये था कि वो जो है भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखते थे, भारतीयों को अधिक अधिकार देने की बात ये लोग करते थे। क्योंकि अब इस समय तक 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जैसा कि मैंने अभी बताया, अमेरिका और रूस का भी ब्रिटेन पर दबाव था कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। अब इधर ये जो लेबर पार्टी वाले हैं ये भी भारतीयों के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। तो यहां पर जो है भारतीयों को भी लग रहा था कि भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है। अब एक चीज देखिएगा, भारत में जो चुनाव हुए अभी 1945-46 के चुनाव हम लोग देख रहे हैं, तो इससे पहले भारत में चुनाव कब हुए थे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा था 1937 के प्रांतीय चुनाव। 1937 के प्रांतीय चुनाव जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 5 में उसको बहुमत प्राप्त हुआ था, बाकी 3 में मिलीजुली सरकार। उसके अलावा और भी काफी कुछ हुआ था। हम लोगों ने देखा था ना, जो 1937 के चुनाव, जिन्होंने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित किए जाने के विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया था। तो 1937 में चुनाव हुआ था। इसके पहले प्रांतीय चुनाव मैं लिख देता हूं, प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें हम लोग केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव की, केंद्रीय व्यवस्थापिका चुनाव की, तो यह हुआ था 1934 में।
तो काफी समय हो चुका था चुनाव के भी, और भारतीय जो है इस तरह की चीजों की डिमांड कर रहे थे। तो यहां पर जो प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, ये चुनावों की घोषणा करते हैं, प्रांतीय चुनाव और केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनावों के लिए। इस समय कितने प्रांत थे? तो 11 प्रांत। जो हम लोगों ने 1937 में देखा था ना, वही 11 प्रांत अभी भी थे, मतलब कोई भी नया प्रांत नहीं बना था। तो यहां पर जो है चुनावों की घोषणा होती है, और चुनाव कब होता है? तो 1945 के आखिर में केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव, और 1946 के प्रारंभिक महीनों में प्रांत चुनाव होते हैं। तो अब जो है चुनावों की घोषणा हुई, तो अब जो प्रमुख दल थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, तो यहां पर ये लोग जो है अपना चुनाव प्रचार भी करते हैं। और जो चुनाव प्रचार कार्यक्रम था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पहले किए हुए आंदोलनों को चुनाव का मुद्दा बनाया। मतलब कि 1942 में हम लोगों ने किस तरह से आंदोलन किया, लोगों की तारीफ की गई। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें क्या हुआ था कि जितने बड़े बड़े नेता थे सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और आंदोलन किस तरह से चला? तो जो आम लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उन्होंने खुद अपना नेतृत्व किया था। गांधी जी ने बोला ना कि भाई हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको मैं नारा देता हूं करो या मरो, और आप लोग जो है खुद अपना नेतृत्व खुद करेंगे। तो लोगों ने अपना नेतृत्व खुद किया। तो चुनाव प्रचार कार्यक्रम के समय कांग्रेस के जो नेता थे, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने लोगों की वाहवाही की, लोगों की प्रशंसा की कि आप लोगों ने जो है अभूतपूर्व कार्य किया, अच्छा कार्य किया। तो इस तरह से इन्होंने जो है चुनाव प्रचार किया। अच्छा, चुनाव प्रचार कार्यक्रम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो आंदोलन को दबाने के लिए जो दमन का कार्य किया गया था, उसकी भी काफी आलोचना की गई थी। तो ये चीजें हुई थी चुनाव प्रचार कार्यक्रम में। तो इस तरह से चुनाव प्रचार इन्होंने जो है पूरे देश भर में किया, और काफी स्थानों में शहीद स्मारकों की स्थापना की गई। जो लोग पीड़ित थे, मतलब मान लो किसी के परिवार में किसी को जेल हो गया, लगभग 10,000 लोग मारे गए थे ना भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो लोगों की जो है सहायता भी की गई, ताकि लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। अब इस तरह का जो चुनाव प्रचार हो रहा था, मतलब कि चुनाव प्रचार में एक तरह से सरकार की आलोचना की जा रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इन सब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जो है चाह करके भी इन सब चीजों को रोक नहीं पाई। मतलब कोशिश की उसने, लेकिन सफल नहीं हुई रोकने के लिए। अब जो है चुनाव होता है। अब जो चुनाव हुआ इसमें जो है प्रत्यक्ष मताधिकार का प्रयोग किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार था, नहीं। यहां जो है ना, मताधिकार को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। जो चुनाव हुए थे उसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला केंद्रीय व्यवस्थापिका और दूसरा प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो केंद्र में जो चुनाव हुए ना, उसमें मात्र 1% लोगों को मताधिकार के लिए योग्य पाया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका चुनाव के लिए पूरे भारत से 1% लोगों को मताधिकार के योग्य पाया गया। मतलब कि पूरे भारत से मात्र 1% लोगों ने ही वोट किया था। वही बात करें हम लोग प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव की, तो यहां पर 10% लोगों को मताधिकार के योग्य समझा गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मताधिकार केंद्र में मात्र 1% और प्रांतों में जो है 10% लोगों को मताधिकार के योग्य समझा गया था। तो सोचो उस टाइम पर कितने लोग वोट करते रहे होंगे। गिने चुने लोग जो पढ़े लिखे होते थे, जिनका पहुंच थोड़ा अच्छा होता था, वही लोग जो हैं वोट डालते थे। इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे कि जो चुनाव हुआ ना, उसमें पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर चुनाव हुआ था। ये जो चुनाव हुआ, इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर चुनाव हुआ। पृथक निर्वाचन पद्धति मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसके लिए जो है अलग से निर्वाचक मंडल थे। मतलब जैसे मुसलमानों की अगर हम लोग बात करें, तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा, और जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनके लिए अलग से प्रतिनिधि खड़ा होगा। तो यही क्या होता है, पृथक निर्वाचन पद्धति। तो यहां पर चुनाव किस पद्धति से हुआ था, तो पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या परिणाम रहा, किसको कितनी सीटें मिली। बात करें हम लोग पहले कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं
तो कांग्रेस को केंद्र में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 102 सीटों में से 57 सीटें प्राप्त हुई। टोटल कितनी सीटें थी? 102। केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो सामान्य सीटें थी ना, जिस पर कांग्रेस सामान्य स्तर पर चुनाव लड़ सकती थी, तो उनमें से 102 में से 57 स्थानों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय प्राप्त किया। तो यहां पर एक तरह से अगर हम लोग देखें तो केंद्र में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। वहीं अगर हम कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात करें तो वो होता है 91%। कांग्रेस का वोट प्रतिशत, तो ये 91% कांग्रेस को वोट प्राप्त हुआ। जो गैर मुस्लिम वोट थे उसका 91% कांग्रेस को प्राप्त हुआ। मतलब कि जो मुसलमान है वो तो मुस्लिमों को ही देंगे, जो बाकी बच गए हिंदू हो, सिख हो, जो कि सामान्य वर्ग में आते थे, तो उनमें से 91% वोट जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई है। तो ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो 91% वोट प्राप्त हुआ। प्रांतों की अगर मैं बात करूं कि भारतीय प्रांतों को फिलहाल छोड़ देते हैं हम लोग, केंद्र का देख लेते हैं। मुस्लिम लीग को केंद्र में जो इनके लिए जो आरक्षित सीटें थी, पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर जो आरक्षित स्थान था, उसमें से 30 स्थान जो है मुस्लिम लीग ने जीत लिए। और इसके वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 86.6% वोट प्रतिशत मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। मतलब कि जितने भी मुस्लिमों ने वोट दिया उनमें से 86.6% वोटर्स ने किनको वोट किया? मुस्लिम लीग को। वहीं जितने भी गैर मुस्लिम, मतलब कि जो सामान्य श्रेणी के जो मतदाता थे, उनमें से 91% मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट किया। तो इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको फिर मैं क्लीन करता हूं। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका के चुनाव में क्या परिणाम रहा। तो यहां से जो है अक्सर क्वेश्चन किया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। प्रांतों की अगर मैं बात करूं तो उस समय हमारे भारत में 11 प्रांत थे, जैसे कि 1937 के चुनावों के समय हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप लोगों को उन प्रांतों के नाम याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उन सभी प्रांतों के नाम याद होना आवश्यक है। और आज वर्तमान समय में उन प्रांतों से कौन कौन से राज्य बने हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे जो है ना घुमा फिरा करके क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो बात करें प्रांतीय चुनाव परिणाम की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, प्रांत लिख देते हैं पहले, प्रांतीय चुनाव, या इसमें आप लोग प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव भी कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। ये 8 प्रांत कौन कौन से थे उनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहला तो मध्य प्रांत व बरार, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोला जाता है ना, सीपी एंड बरार। बंबई, मद्रास, इसके बाद संयुक्त प्रांत, आज का जो उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार, उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत भी इसको बोला जाता है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जो खान अब्दुल गफ्फार खां वाला जो क्षेत्र था ना वो। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा छूट रहा है? एक क्या छूट रहा है, एक बार देखा जाए फिर से, पंजाब, बंगाल और असम, ये 3 छूट रहे हैं ना। तो इनमें से तो भाई 2 में तो मुस्लिम लीग वो बना लेती है सरकार, और एक में तो मिलीजुली सरकार बनती। एक कौन सा छूट रहा है? 1 हो गया, हाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उसको। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ना इस बार पिछले बार की तुलना में थोड़ी सी अच्छी स्थिति में थी। मुस्लिम लीग ने सिंध और बंगाल में अपना क्या कहते हैं सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। कहां कहां पर? बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग ने।
सॉरी, बंगाल और पंजाब नहीं, बंगाल और सिंध, माफी चाहूंगा। बंगाल, पिछले बार बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी ना, और सिंध में सिंध की कोई लोकल पार्टी थी, उसकी सरकार बनी थी सिंध में। तो यहां पर जो है इस बार मुस्लिम लीग ने इन दोनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में विजय प्राप्त की। तो मुस्लिम लीग की स्थिति जो है पिछले बार से ठीक ठाक थी इस बार। इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में ना यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने मिल करके सरकार बनाया। यहां पर एक असम आ जाएगा, मैं इसको भूल रहा था, असम, ये भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। पंजाब, यहां पर मिलीजुली सरकार। यूनियनिस्ट पार्टी, काफी बार पूछा भी गया है कि ये जो यूनियनिस्ट पार्टी ये किस प्रांत से संबंधित है। इसको हिंदी में बोला जाएगा संघवादी दल, संघवादी दल। ये पंजाब की पार्टी थी, लोकल पार्टी। तो यूनियनिस्ट पार्टी यहां इसके सहयोगी दल के रूप में थी कांग्रेस और अकाली दल, अकाली दल। तो यहां पर जो हयात खां थे उनके नेतृत्व में सरकार बनाया गया था। हयात खां जो कि यूनियनिस्ट पार्टी के हेड थे। तो भाई यूनियनिस्ट पार्टी ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी पंजाब में, मतलब किसी को बहुमत नहीं मिला, तो यूनियनिस्ट पार्टी को सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए। तो इसके ही नेतृत्व में कांग्रेस और अकाली दल की सहायता से पंजाब में हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी। बाकी बंगाल और सिंध, यहां पर जो है मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। पंजाब ये भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब आधा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, आधा जो है सिख बाहुल्य क्षेत्र था। वहीं अगर बात करें दो क्षेत्र, एक तो हो गया आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और दूसरा असम, ये दोनों भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। लेकिन यहां पर जो है मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। यहां किसको सफलता मिली? कांग्रेस को सफलता मिली। मुस्लिम लीग का ध्यान रखेंगे कि 1937 के प्रांतीय चुनावों की तुलना में मुस्लिम लीग इस बार अच्छी कंडीशन में थी, क्योंकि पिछले बार जो है ना मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में बहुमत नहीं मिला था। वो जो है दूसरे जो लोकल पार्टी थी उनके साथ मिलकर के कुछ एक जगहों पर उसने सरकार बनाई थी, लेकिन वहां पर भी उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो दूसरे दल थे उनके पास ज्यादा स्थान थे। तो लेकिन इस बार जो है बंगाल और सिंध में इसको बहुमत मिला, तो ये इसके लिए अच्छी बात थी। और केंद्र में जो 30 आरक्षित स्थान थे इनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर मुस्लिम लीग के लिए, तो उनको ये जीतने में सफल हो गई थी। तो ये था भाई 1945-46 का चुनाव। और यही जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के जो सदस्य थे ना, मतलब प्रांतों में जो सरकार बनी थी, वही आगे चल करके संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। आगे बनेगा 1946 में संविधान सभा का गठन होगा और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा 1946 में मध्य में होगा। तो ये जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं, यही लोग जो हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। वो मतलब डायरेक्ट उसको जनता नहीं चुनी थी, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। आगे हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।